गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8। आज हम हैं लेक्चर नंबर 9 में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1 से लेकर 8 तक के जो भी आपको लेक्चर दिए गए हैं मैं ब्रीफ में बता दूं। सबसे पहले नेचर ऑफ कार्बन के बारे में हमने स्टार्टिंग किया था। कार्बन की नेचर को देखने के बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन यानी कि सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। सब समझ में आ गया होगा। उसके बाद हाइड्रोकार्बन के बाद हमने बॉन्डिंग देखा। बॉन्डिंग में सिग्मा और पाई बॉन्ड, पोलर, नॉन पोलर, सिग्मा और पाई बॉन्ड, हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ा है, जो कि इनकी जनरल चीज़ें होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने के लिए। और लास्ट पार्ट 08 में हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और मैंने वहाँ पर आपको एक टेबल बताई थी फंक्शनल ग्रुप की, जहाँ पर कि आपके सभी फंक्शनल ग्रुप एक सीनियरिटी ऑर्डर के अंदर क्या थे, व्यवस्थित थे। सफिक्स और प्रीफिक्स वहाँ पर मैंने लिखे थे। फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर आपको बताई थी, और मैंने ये भी कहा था कि केवल ऑर्गेनिक में आपको केवल फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करना और उनके सफिक्स और प्रीफिक्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसके लिए? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यदि हम नाम देते हैं तो, और या फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर किस लिए? क्योंकि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं उस कंपाउंड के द्वारा होने वाली हैं वो कहाँ होती है? बताया था ना डेफिनेशन में कि फंक्शनल ग्रुप पर ही सारी ही उसकी केमिकल रिएक्शंस होती है, या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में वह तत्व या तत्वों का समूह पार्टिसिपेट करता है, और उसी को हमने क्या कहा था? फंक्शनल ग्रुप कहा था। और आपने तैयार कर लिया होगा। अब आज हम मेजर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑर्गेनिक रेडिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्बनिक मूलक क्या होते हैं? तो बच्चों मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूं कि कोई भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक और उसका किसी भी पैटर्न में नाम दिया गया है, चाहे रूट में दिया गया हो, चाहे डेरिवेटिव में दिया गया हो, और चाहे उसको IUPAC में दिया गया हो, वहाँ पर आपको 2 पार्ट कम से कम मिलने वाले हैं। एक तो होगा फंक्शनल ग्रुप और एक होगा रेडिकल। जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने, CH3CH2OH। चूँकि नोमेनकल्चर में आपको जस्ट इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ, पहले मैं इसके नोमेनकल्चर में जो वर्ड यूज़ लिए जा रहे हैं उनको आपको समझा रहा हूँ, और आपको पता चलेगा कि रेडिकल पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जैसे इसका एक नाम होता है एथिल एल्कोहल। ओके बच्चों, एथिल एल्कोहल ये जनरली एक रूढ़ प्रणाली है, उसमें दिया गया है। एक नाम होता है इसका मेथिल कार्बिनोल। ओके, और एक नाम होता है इसका एथेनॉल। अब इसके 2 पार्ट करके देखें आप। यहाँ पर एक एथिल है और सेकंड क्या है? अल्कोहल है। ये तो आपका क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया। जो मैंने इसके पहले वाले जो लेक्चर था उसमें बताया कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। और ये जो है आपका हाइड्रोकार्बन का मूलक है। इसी तरीके से यहाँ पर डेरिवेटिव में ये फंक्शनल ग्रुप को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है? मूलक को। और यहाँ पर एथेनॉल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑल जो शब्द लगाया गया, आप सारणी पढ़ी होगी तो वो बता रहा है फंक्शनल ग्रुप को, और ये आपका एथेन जो है ये इसकी चेन को, हाइड्रोकार्बन को बता रहा है। ओके, तो इसके 2 पार्ट हैं। विशेष रूप से जब आप रूढ़ प्रणाली में हम इसका नोमेनकल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर सिंपल सा एक पैटर्न होता है, रेडिकल का नाम प्लस उसके साथ किसको लगा दिया जाता है? फंक्शनल ग्रुप को, और उसका नाम आ जाता है। ठीक ऐसे ही आपका क्या है व्युत्पन्न प्रणाली के अंदर भी जितने भी आपके रेडिकल्स होते हैं और उसका एक प्रारंभिक सदस्य जो होता है, पहला सदस्य, उसको एक नाम दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, तो उसके साथ उस रेडिकल को लिख दिया जाता है। और यहाँ पर आपका IUPAC में चेन होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, और अगर इसके साथ जैसे कि इस तरह से हो CH3CH2OH, तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप पे नाम दिया जाएगा, ये आपकी हाइड्रोकार्बन की चेन हो जाएगी, और ये सब्स्टिट्यूट होता है जो कि मूलक के रूप में होता है। इसका मतलब किसी भी प्रणाली में अपन जब नामकरण करते हैं कि उसी कंपाउंड को नाम दिया जाता है, तो नाम देते समय वहाँ पर आपको कम से कम 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए और उसके नाम का पता होना चाहिए, और दूसरा उसके अंदर जो रेडिकल जुड़ा है उस रेडिकल के नाम का पता होना चाहिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप की टेबल मैंने आपको इसके पहले वाले में बताई थी।
ठीक है। जहाँ पर मैंने कहा था कि इसको आइडेंटिफाई करना, कुछ एग्जाम्पल लेना, एग्जाम्पल में आप फंक्शनल ग्रुप को पहचानना कि ये ग्रुप ये है, ये ग्रुप ये ग्रुप है। अब बात करेंगे आज हम इन रेडिकल्स के बारे में। जब आपके पास रेडिकल तैयार होगा, फंक्शनल ग्रुप तैयार होगा, तो आप कंपाउंड का नाम दे सकते हैं इजी में। ओके, और जब फंक्शनल ग्रुप तैयार हो जाता है और इसके साथ रेडिकल भी तैयार हो जाते हैं, तो फिर हमें नोमेनकल्चर पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, चाहे किसी भी मेथड में हम उसका नाम दें, है ना। जनरली 3 मेथड होंगे, रूट मेथड, डेरिवेटिव मेथड और IUPAC मेथड। तीनों मेथड में हम क्या कर सकते हैं, उस कंपाउंड को नाम दे सकते हैं। स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप, सॉरी रेडिकल्स। अब रेडिकल्स होते क्या है, किसे कहा जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से सीखना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है। एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आपको क्या होता है, केवल दिमाग में सेट करना होता है। रेडिकल को बताने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ शॉर्ट, ताकि आपको रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। किसी भी कंपाउंड में टाइप्स ऑफ कार्बन को पहचाने, टाइप्स ऑफ कार्बन, ये आपका पहला छोटा सा पॉइंट है जिसको मैं समझा रहा हूँ कि किसी कंपाउंड में कार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन को 4 प्रकार दिए गए हैं, यानी कि 4 प्रकार के आपके कार्बन हो सकते हैं। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वार्टेट कार्बन। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क कार्बन, जिसको जनरली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री से भी दर्शाया जाता है। अब क्या होता है, तो आप देखें, एक मैं कोई कार्बनिक यौगिक ले रहा हूँ जिसमें केवल कार्बन को बता रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन को आप समझ लेना, बाकी हाइड्रोजन होंगे। इस तरह से आपका कोई कार्बन है, ये कंपाउंड है। डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं सारे। तो मैंने आपको पहले बता दिया, सैचुरेटेड से कोई भी प्रकार का कार्बनिक यौगिक है ये। हाइड्रोजन इसमें ऑलरेडी क्या है, पहले से ही फिक्स है। ओके, अब आप देखें कार्बन के टाइप्स जो है, यहाँ पर आप चाहो तो मैं लिख दूँ इसको CH3, CH2, CH, CH3, CH, CH3। 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। CH3, CH3, CH2, CH3 हो गया। अब इसमें आप देखें कि ऐसा कार्बन जो कि किसी एक कार्बन से जुड़ा हो केवल, वो आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन। कौन जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, देखें यहाँ, इस कार्बन को देखें, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और नंबर ऑफ कार्बन से जिससे अटैच है वो कार्बन केवल एक ही है, ये, इसका मतलब ये प्राइमरी होगा। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच हो, जैसे कि ये इससे भी जुड़ा हुआ और इससे भी जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी होगा। और ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच हो, जैसे 1, 2, ये देखें बीच वाले कार्बन को 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा आपका टर्सरी कार्बन। और ऐसा कार्बन जो 4 से जुड़ा हो, जैसे कि इस कार्बन को देखें आप, 1, 2, 3 और 4 से जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये क्या कहलाएगा आपका क्वार्टेट कार्बन। तो अब देखें ये कौन सा कार्बन हो गया, 1 डिग्री हो गया, ठीक है ना, प्राइमरी है। ये कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक से अटैच है। ये क्या कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा। इसको देखें, ये 2 डिग्री है, इधर से 2 जगह से जुड़ा हुआ है, ये 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री है। और ये आपका कौन सा होगा, 1 डिग्री। ये क्वार्टेट कार्बन है, 4 डिग्री क्वार्टेट है। और ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। बच्चों समझ में आ गया टाइप्स ऑफ कार्बन कि कार्बन कितने होंगे, 4 प्रकार के होंगे। और 4 प्रकार के कार्बन को हम किस में कैटेगराइज करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री से। ओके, तो पहले बच्चों आप क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें। एक छोटा सा पॉइंट था। अब जस्ट हम इसके बाद इनके रेडिकल पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट है आपका रेडिकल, यानी कि मूलक। तो बच्चों देखो रेडिकल क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लो। कोई भी हाइड्रोकार्बन है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी एक वैलेंसी कम से कम, है ना, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, एक वैलेंसी कम से कम उसकी क्या हो, फ्री हो, मुक्त हो, उसे क्या कहा जाएगा, रेडिकल कहा जाएगा। यानी कि मुक्त संयोजकता वाले हाइड्रोकार्बन की प्रजाति को क्या कहा जाता है, रेडिकल कहा जाता है। क्या लिख सकते हैं इसको हम, मुक्त कार्बनिक मुक्त संयोजकता या मुक्त संयोजी
कार्बनिक प्रजाति स्पीसीज को मूलक कहा जाता है। समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसकी क्या हो, एक वैलेंसी कम से कम एक वैलेंसी क्या हो, फ्री हो। समझ में आ गया ना। यानी कि मुक्त संयोजी का मतलब क्या हो गया, फ्री वैलेंसी होनी चाहिए। और होता क्या है कि जब कोई हाइड्रोकार्बन होता है तो उसमें से एक हाइड्रोजन चला जाता है, तो हाइड्रोजन चला जाता है तो उसके बाद कोई दूसरा उसके साथ फंक्शन ग्रुप जुड़ता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप जुड़ा है तो फंक्शन ग्रुप को हटा दिया जाए तो बाकी जो पार्ट बच रहा है वह उसका क्या होगा, रेडिकल होगा, मूलक होगा। तो मुक्त संयोजी कार्बनिक प्रजाति को क्या कहा जाता है, मूलक कहा जाएगा। जैसे कि आप देखें एक सिंपल सा, ये आपका मेथेन है और इसमें से एक संयोजकता को मैंने फ्री कर दिया। ये तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कि हाइड्रोकार्बन है, और उसमें से आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को फ्री कर दिया, यानी कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जुड़े हुए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है या फ्री, इसको संयोजकता माना जा सकता है, वैलेंसी माना जा सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, मूलक कहलाएगा। समझ में आया। कोई भी कंपाउंड हो, जैसे कि आपका एक कंपाउंड और ले लेता हूँ मैं, ये आपका एसिटिक एसिड है और इसमें से आपका एक संयोजकता मैंने फ्री कर दी है ये, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मूलक कहलाएगा। तो 2 एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए हैं कि यहाँ पर 2 प्रकार के मूलक आप देखने वाले हो। एक तो होगा हाइड्रोकार्बन के मूलक और एक वो मूलक है जिनमें हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है। और दोनों ही प्रकार के मूलक के जो फॉर्मल नाम दिए गए हैं, अगर एक बार आपके समझ में आ गए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनके सभी नाम इजी में आप दे सकते हैं। तो ये तो आ गया आपका मूलक, ठीक है ना। अब रेडिकल के टाइप्स के बारे में देखते हैं, फिर अपन पढ़ते हैं रेडिकल कितने प्रकार के और होने वाले हैं। तो रेडिकल के टाइप्स क्या है, रेडिकल के टाइप्स का मतलब यहाँ पर है कि जो मुक्त संयोजी कार्बन है, मुक्त संयोजी कार्बन के आधार पर रेडिकल को हम जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी रेडिकल, प्राइमरी रेडिकल, एक होंगे सेकेंडरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल, और एक होंगे आपके टर्सरी रेडिकल। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनको जनरली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री रेडिकल कहा जाएगा, या प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी रेडिकल कहा जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ कार्बन, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ सकता है, लेकिन एक रेडिकल में एक संयोजकता फ्री होगी तो अधिकतम कितने जुड़ सकते हैं, 3। इसी हिसाब से इनको किसमें डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में। अब इनको समझें, प्राइमरी रेडिकल क्या होता है, तो जो मुक्त संयोजी कार्बन है या तो वह किसी से ना जुड़ा हो या कम से कम एक कार्बन से अटैच हो, कार्बन से, वही आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी। जैसे कि CH3 ये कार्बन है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, या CH3, CH2, CH2 और ये आपका रेडिकल बन गया। तो यहाँ पर ये जो मुक्त संयोजी कार्बन है जिसकी संयोजकता फ्री है ना, फ्री वैलेंसी जिसकी है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है, वह एक कार्बन से जुड़ा है या किसी से ना जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी। समझ में आया। जैसे मेथिल हो गया, प्रोपिल हो गया। सेकेंडरी में क्या होगा, फ्री संयोजी जो कार्बन है, जैसे कि ये कार्बन है आपका, ये कम से कम कितने से अटैच हो, ये तो मुक्त संयोजकता है, ये कम से कम कितने से अटैच होना चाहिए, 2 कार्बन से अटैच हो। तो जो 2 कार्बन से अटैच होता है उसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी। ये प्राइमरी हो गया 1 डिग्री, और ये क्या कहलाएगा आपका, सेकेंडरी 2 डिग्री। समझ में आया ना, कि जहाँ से कार्बन ने अपनी वैलेंसी फ्री कर रखी है वह कार्बन कितने से अटैच है, कम से कम 2 से अटैच होना चाहिए। तो 2 से अटैच है तो सेकेंडरी, किसी से अटैच नहीं है या 1 से अटैच है तो प्राइमरी। और एक कंडीशन और हो सकती है कि जो कार्बन फ्री वैलेंसी वाला है वो कम से कम कितने से जुड़ा हो, 3 से। तो इस तरह के जो रेडिकल होंगे वो क्या कहलाएगा आपका, टर्सरी 3 डिग्री। बोला यार समझ में। तो रेडिकल क्या हो जाते हैं आपके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और बस, और तो कहाँ से होगा, छोटा तो फ्री हो गया। तो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा और टर्सरी होगा। समझ में आया ये। तो ये तो हो गया आपके रेडिकल के प्रकार। ठीक। अब एक कैटेगरी और डिवाइड करते हैं अपन,
कि रेडिकल में कौन कौन से एलिमेंट हैं। एक तो हाइड्रोकार्बन की रेडिकल है, एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेडिकल होते हैं। तो दो कैटेगरी में आपके डिवाइड होंगे और दोनों के नाम अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, समझ में आ गया बच्चों? चलो इसको भी उतार लो, है ना। प्राइमरी रेडिकल किसे कहेंगे, सेकेंडरी किसे कहेंगे, टर्सरी किसे कहेंगे? तो बड़ा आसान है। प्राइमरी रेडिकल वो होता है जिसके अंदर, रेडिकल तो वो होता है जिसकी कम से कम एक संयोजकता या एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट हो, 3 जुड़े हुए होते हैं कम से कम। रेडिकल 2 भी मिलेंगे आपको जिसमें 2 संयोजकताएं हो सकती है फ्री, तो 2 संयोजकताएं फ्री है तो भी रेडिकल होगा वो। कम से कम एक संयोजकता उसकी फ्री होनी चाहिए, एक वैलेंसी फ्री होनी चाहिए, तो फिर आपका वो रेडिकल। और रेडिकल कितने हो गए? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। आप जिस जगह पर आपका ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको कंपाउंड में लिखूँ तो ये रेडिकल है, ये रेडिकल हो गया, ये सब्स्टिट्यूट हो गया आपका। समझ में आया ना? तो इस रेडिकल को यहाँ पर क्या जाना जाएगा? प्राइमरी रेडिकल होगा ये। और इसी कारण इनको भी क्या कहा जाएगा? कंपाउंड को भी प्राइमरी कंपाउंड कहा जाएगा। जैसे कि ये आपका प्राइमरी हैलाइड है। इसी तरीके से अगर ये इस तरीके से है CH3 CH और ये आपका Cl आ गया, तो ये भी हैलाइड है, पर ये प्राइमरी कहलाएगा। और ये सेकेंडरी मूलक से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस हैलाइड को भी, कंपाउंड को भी क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी हैलाइड। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि जनरली आप जैसे आपके एल्किन हैलाइड जो होते हैं, हेलो एल्केन, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं अभी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एल्कोहल है 3 कैटेगरी में होंगे, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। तो इनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कैसे कहा गया है? तो उसका आधार क्या है? उसका रेडिकल है। जैसे ये आपका एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए प्राइमरी है, ये जिस संयोजकता से जुड़ा था वह कार्बन कितने से जुड़ा हुआ? 2 से, इसलिए सेकेंडरी है। और इसी तरीके से अगर आपका जैसे एल्कोहल है तो मैंने इसको यहाँ जोड़ दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया? ये OH, तो ये तो एल्कोहल हो गया। पर टाइप्स ऑफ एल्कोहल कौन सा हो गया है? तो ये कार्बन से OH जुड़ा है और ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 1, 2 और 3 से, तो ये टर्सरी रेडिकल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? टर्सरी एल्कोहल। तो जैसा रेडिकल आपको दिखाई दे रहा है उसी कैटेगरी में आप कंपाउंड को भी डिवाइड करते हैं कि प्राइमरी रेडिकल से फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो प्राइमरी यौगिक होगा, सेकेंडरी से अटैच है तो सेकेंडरी कंपाउंड हो जाएगा, और टर्सरी से है तो वह टर्सरी कंपाउंड हो जाएगा, है ना। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन हर चैप्टर में रहेंगे आपको, तो वहाँ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप एल्कोहल पढ़ोगे तो वहाँ आएगा टाइप्स ऑफ एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल। ओके, तो यहाँ पर आपको किसके आधार पर देखना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा है। यहाँ तो आपको फ्री वैलेंसी नज़र आ रही है, पर यहाँ कोई कोई जुड़ने वाला है तभी तो कंपाउंड बनेगा। तो जो जुड़ेगा जिस जगह से, तो जुड़ने वाला कार्बन कितने से जुड़ा है उसी आधार पर हम क्या करते हैं? रेडिकल का टाइप होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और कंपाउंड भी होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होगा। बोलो आया ना समझ में? चलो इस चीज़ को, ऊपर वाली चीज़ को क्या करें आप? स्क्रीनशॉट ले लें और उतार लें। ये तो मैंने वैसे समझा दिया, हम इसको बहुत बार पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो अब बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपको रेडिकल दिखाई देने वाले हैं वो 2 तरह के होंगे। या तो हाइड्रोकार्बन के रेडिकल होंगे जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, या फिर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन युक्त रेडिकल मिल सकता है। हाइड्रोकार्बन जनरली हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो 4 कैटेगरी में आपको पता है। एल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, जिसमें कोई द्विबंध ना हो, ट्रिपल बॉन्ड ना हो, वो क्या कहलाएगा? आपका एल्केन। दूसरा है एल्किन जिसमें डबल बॉन्ड हो, है ना, एल्किन कैटेगरी के। और फिर एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, और एक एरोमेटिक रेडिकल पढ़ने वाले हैं जो बेंजीन से रिलेटेड होंगे। तो 4 प्रकार के हाइड्रोकार्बन को लेंगे, इनमें से अपन हाइड्रोजन को फ्री करेंगे और जो रेडिकल बनते हैं उनको हम देखेंगे और रेडिकल को देखकर उनको नाम देंगे। ओके, और दूसरे कैटेगरी में आपके कौन से हैं? जिनमें ऑक्सीजन युक्त हो, जैसा कि आपको एसिड में नज़र आता है, एल्डिहाइड में नज़र आता है, कीटोन में नजर आएगा, एसिल हैलाइड में नजर आएगा, एस्टर में नजर आएगा, एनहाइड्राइड में नजर आएगा, एमाइड में भी नजर आएगा। तो ये जितने भी आपके अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है वो रेडिकल आपके एक तरफ होंगे। तो हमें एक तो इनके नाम देखने हैं और एक इनके नाम देखने हैं। ठीक है बच्चों, तो टाइप्स ऑफ रेडिकल में ये आपके किसके हो जाएंगे? एल्केन से, जैसे कि ये RH, ये RCH डबल बॉन्ड CH2 वाले रेडिकल, यहाँ पर हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH वाले रेडिकल, और ये हो जाएगा आपका बेंजीन के रेडिकल या टोलुइन के रेडिकल अपन पढ़ने वाले हैं, जो कि जनरली हाइड्रोकार्बन है। ओके, और ये वाले मैंने बताया ना आपको कहाँ मिलेंगे? एसिड के नामकरण में, एसिड जो होंगे वो एल्डिहाइड के नामकरण में, जब आप एल्डिहाइड का रेडिकल में नोमेनकल्चर देंगे रूट प्रणाली में, तो या कीटोन में,
या एसिल हैलाइड में, फंक्शनल ग्रुप आपने याद कर लिए होंगे अब तक, एसिल हैलाइड में, एस्टर में और एनहाइड्राइड में, ओके, और एमाइड में। इसके अलावा नाइट्राइल में ये आपको ग्रुप नज़र आएगा, नाइट्राइल में आपको नाइट्रोजन युक्त नज़र आएगा। क्लियर है? तो जब इन कंपाउंड का हम रूट प्रणाली में नाम देंगे या रेडिकल का जब यूज करेंगे तो वहाँ पर अलग पैटर्न से नाम दिया जाएगा, और बाकी एल्किल हैलाइड है, ईथर है, एल्कोहल है, एमीन है, जो कि सैचुरेटेड होते हैं, उनके अंदर जब नाम दिया जाएगा तो वहाँ पर आपका ये पैटर्न होगा। और एरोमेटिक यौगिकों के लिए बेंजीन के रेडिकल का प्रयोग किया जाएगा। ये सभी केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले रेडिकल होंगे। इनमें ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा या सल्फर हो सकता है, तो अदर एलिमेंट भी आ जाता है। ओके बच्चों, तो अब स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले एल्केन के रेडिकल से। ओके, पहले आप इसका क्लासिफिकेशन एक बार और नोट कर लें। तो सबसे पहले आपके एल्केन के रेडिकल, पहले समझ लो इसको। एल्केन से रेडिकल जो बनते हैं वो कौन कौन होते हैं और उनको किस तरह से नाम दिया जाता है। तो बच्चों एल्केन आप समझते हो, एल्केन होता है मेथेन, एल्केन होता है एथेन, एल्केन होता है प्रोपेन, एल्केन होता है, आगे बढ़ते चलो, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, टेकेन, और आगे बढ़ते चलो। यानी कि आइडेंटिफिकेशन क्या है इनकी, कि वे कंपाउंड या वे हाइड्रोकार्बन होंगे केवल जिनमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही क्या कहलाते हैं आपके, एल्केन कहलाते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पहले भी बता दिया है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, एल्केन। जनरली इनको ओलेफिन्स भी कहा जाता है। हो गया ये। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। याद है, 10th क्लास में आ चुका है। Cn नंबर ऑफ कार्बन, n, और जितना नंबर ऑफ कार्बन है वहाँ पर आपके हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 2n+2। जैसे कि इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है, तो 1 नंबर ऑफ कार्बन हो गया, तो हाइड्रोजन n का मान 1 रखा, तो 1 × 2 + 2 = 4, तो क्या हो गया, CH4। इसी तरह से 2 कार्बन लिए तो 2 कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 × 2 = 4 + 2 = 6, तो C2H6, ये सेकंड वाला आ गया। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन का जनरल फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, CnH2n+2 को हम क्या कहेंगे, एल्केन। और अब इसमें से यदि एक हाइड्रोजन आपका क्या होता है, चला जाता है, मुक्त कर देते हैं, तो बचने वाला एल्केन का रेडिकल होगा। तो जैसे इसमें से एक हाइड्रोजन आपका फ्री कर दिया तो ये क्या रह गया, ये। इसमें से एक हाइड्रोजन फ्री कर दिया तो ये क्या रह गया, ये। इस तरह से थर्ड वाले से किया तो क्या हो गया, C3H7। एक हाइड्रोजन फ्री कर दिया, है ना, यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, कहीं से भी निकाला तो फ्री हो गया, तो वो क्या हो गया, इसका रेडिकल हो गया। ओके, इसका मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला रेडिकल का क्या हो जाएगा, एल्केन का जो रेडिकल मिलेगा n+1 रह जाएगा। सही है ना, 4 थे 1 कम, 8, यहाँ पर 6 थे 1 कम हो गया, तीसरे वाले में 8 थे और 1 कम हो गया, तो 1 कम कर दिया मैंने इसमें, तो ये क्या मिल गया आपको, रेडिकल। तो ये तो हो गया आपका एल्केन। और एक हाइड्रोजन कम करने पर जो पार्ट बच जाता है उसको कहते हैं हम एल्किल। रेडिकल के पीछे बच्चों क्या लगाया जाता है, ध्यान रखें, इल। कोई भी रेडिकल हो क्या लगाएंगे उसके पीछे, इल। ठीक है ना, एल्केन से एल्किल, एल्किन से एल्किनिल, एल्काइन से एल्काइनिल, इल लग जाता है पीछे, तो ये आपका एल्किल कहलाएगा। और इसको जनरली इस पार्ट को, चाहे कार्बन कितने भी हो, अगर वह इस फॉर्मूले को फॉलो करता है तो उसको हम सिंबल देते हैं आर। आर का मतलब क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन का रिमूव हो जाने पर जो रेस्ट बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आर, यानी कि एल्किल कहा जाता है। तो एल्केन तो हो जाता है आर और एच, एक हाइड्रोजन प्लस किया है और इसमें से एक कम हो गया, तो क्या मिल गया आपको, एल्किल। तो ये तो हो गया एल्केन और ये हो जाएगा एल्किल। समझ में आ रहा है ना बच्चों, एल्केन के पीछे क्या लगा दिया आप लोगों ने, इल लगा दिया, तो ये आपका आर कहलाएगा। तो आर का मतलब समझ में आ गया, आपकी पूरी केमिस्ट्री में आपको हर जगह पर आर मिलेगा। जैसे ROH, तो ये एल्कोहल है पर कौन सा है, सैचुरेटेड एल्कोहल हो गया। समझ में आया ना, आर का मतलब क्या है, ये सैचुरेटेड है जिसमें एक हाइड्रोजन कम था। जैसे ये है आर और ये है आपका X,
ये एल्किल हैलाइड, ये तो एल्किल नाम है और ये एल्कोहल है, तो एल्किल एल्कोहल एल्किल हैलाइड। इसी तरीके से RNS2 है तो ये एमीन है और ये क्या है, एल्किल है, तो एल्किल एमीन। और बच्चों नाम आ गया है इसका, यही इसका रूट नाम है, एल्किल एमीन। अब एल्किल का जो नाम लिखेंगे पीछे एमीन लगा देंगे। यहाँ पर इसका भी रूट नाम जो आएगा एल्किल और एल्कोहल, केवल क्रियात्मक समूह का नाम लिखना है रूट में, तो एल्कोहल एल्किल, फिर ये हैलाइड है तो एल्किल हैलाइड, ये इनके नाम आना चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले अब आपको टाइप्स ऑफ R को पढ़ना पड़ेगा कि R के नाम किस तरह से दिए जाते हैं एल्किल के मूलक जो मिलेंगे आपको नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर। ओके, तो सबसे पहले अपन लेते हैं एक कार्बन का एल्केन और उसके लेते हैं मूलक। तो इधर मैं ले रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो एक कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा, CH4। ओके, और यहां से अगर आप एक हाइड्रोजन को फ्री कर देते हैं तो जो मिलेगा आपका रेडिकल वो हो जाएगा CH3। तो इसको क्या कहा, एल्केन, सॉरी यहाँ पर क्या कहेंगे, ऊपर लिख देता हूँ भाई, एल्केन है, उसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ये हो गया, ये तो हो गया एल्केन और ये हो गया एल्किल। तो ये अब क्या कहलाएगा, मेथेन, मेथेन ही कहलाएगा ना, और ये इससे आधार पर क्या कहलाएगा, मेथिल। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक कार्बन के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जिसकी एक संयोजकता फ्री हो उसको क्या कहा जाएगा, मेथिल। ओके, मेथेन से क्या मिला आपको, मेथिल। तो जब भी ये नजर आएगा तो क्या कहेंगे इसको अपन, मेथिल कहेंगे। आगे समझ में। अब इसमें और कार्बन है नहीं, एक हाइड्रोजन यहीं से निकलेगा तो इसका टाइप भी एक ही प्रकार का रेडिकल देने वाला है। क्लियर है, क्योंकि टाइप्स ऑफ कार्बन कितना है इसमें, एक कार्बन ही है। तो ये हो गया आपका पहला। अब ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, तो प्राइमरी कहलाएगा, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है ना, क्योंकि एक है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये प्राइमरी रेडिकल कहलाएगा। अब देखें आप इसको जब नेम में यूज करते हैं तो CH3OH, तो मैंने क्या बताया, इसको अब क्या कहेंगे, एक कार्बन है, सैचुरेटेड है। तो सबसे पहले आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किससे बना है, सैचुरेटेड एक कार्बन का मेथेन होता है, मेथेन से क्या मिला, मेथिल, तो ये हो गया मेथिल। और पीछे कौन लगा है, OH, तो इसको क्या कहते हैं, एल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल। इस तरह से और किसी अदर कंपाउंड में आएगा तो इसको मेथिल लिखेंगे और उसका फंक्शनल ग्रुप जो भी है या प्रतिस्थापित जो भी उसका नाम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर CH3NS2 है तो ये तो हो गया मेथिल और ये हो गया एमीन, तो नाम हो गया मेथिल एमीन। आसान है ना बच्चों। ऑर्गेनिक में जितना मज़ा आता है ना, शायद दूसरी केमिस्ट्री में इतना मज़ा नहीं आने वाला है। बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट होते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट को आप एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद नए कंसेप्ट आपको मिलने वाले नहीं है। यानी कि GOC को अगर आपने कंप्लीट कर लिया, नोमेनकल्चर, आइसोमेरिज, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, है ना, और मैकेनिज्म ऑफ फंक्शनल ग्रुप की जो है, अगर ये इतना कंप्लीट कर लेते तो ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन हो आराम से कर सकते हैं आप। तो ये इस तरह से इसको क्या कहा जाएगा, मेथिल। चलो आगे बढ़े, ये एक कार्बन का हो गया। अब आप लेते हैं 2 कार्बन, तो 2 कार्बन होंगे तो CH3 ओके, ये 2 कार्बन है। हाइड्रोजन जाना है, यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन सिमिलर है। इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन अटैच है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन अटैच और 1 कार्बन अटैच है। तो टाइप्स ऑफ कार्बन दोनों ही क्या होंगे, समान होंगे, है ना। मैं भी बताऊंगा इसके बाद जब चेंज होगा टाइप्स ऑफ कार्बन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट के आधार पर। तो टाइप्स ऑफ कार्बन का मतलब ये होता है कि जिस कार्बन के सारे समूह समान होते हैं वो आपका एक प्रकार का कार्बन कहलाएगा, और जिसके अंदर समूह चेंज हो जाते हैं, ग्रुप चेंज हो रहे हैं अटैच, तो वह आपका फिर अलग प्रकार का कार्बन हो जाता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एथेन। 2 कार्बन है तो क्या कहलाएगा, एथेन। और इसमें से हाइड्रोजन चला गया, CH3 CH2, यहाँ से जाए चाहे इधर से जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये भी सिमिलर है दोनों, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, एथेन से बने तो इसको क्या कहा जाएगा, एथिल। ओके, और एक प्रकार का मूलक ही इसमें मिलने वाला है, एक प्रकार का ही मिलेगा, चाहे ये हो चाहे ये, दोनों सेम है। और ये भी आपका प्री संयोजी कार्बन है, वो एक कार्बन से अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा आपका प्राइमरी और 1 डिग्री होगा, और इसको क्या कहा जाएगा, एथिल। अब चलो इसको यूज करके देखते हैं। जैसे कि आपको एक कंपाउंड दिया गया है, ये क्या बोलेंगे इसको, तो ये तो हो गया आपका रेडिकल,
नज़र आ गया। ये क्या कहलाएगा? एथिल, और ये क्या कहलाएगा? एल्कोहल। तो नाम हो गया एथिल एल्कोहल। आया समझ में? तो ये आपके 2 कार्बन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, कौन से कार्बन? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन का एल्केन होगा C3H8 प्रोप। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। ध्यान है ना गिनती? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। 10 तक तो ध्यान है। फिर आगे अनडेक, डूडेका और है आगे। तो ये आपका क्या हो गया? 3 कार्बन। जनरली आप 12th तक जब भी किसी कंपाउंड को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सारी प्रॉपर्टी फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो रेस्ट पार्ट चाहे 1 कार्बन का हो, चाहे 2 कार्बन का हो, चाहे 3 कार्बन का हो, चाहे 4 कार्बन का हो, तो उसको हम लिखते नहीं और क्या लिख देते हैं? आर। इसलिए यहाँ पर आपको जो मिलेगा तो हम जनरली 3 कार्बन, 4 कार्बन, अधिकतम 5 कार्बन तक के रेडिकल देखते हैं, जिसमें सभी प्रकार के रेडिकल आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब आपका ये क्या है? प्रोपेन से है, 3 कार्बन है, सेचुरेटेड है, एल्केन है, तो प्रोपेन हो गया। अब इसको ओपन करेंगे तो CH3, CH2 और CH3 एक ही तरीके से ओपन होगा, और कोई तरीके से आप कार्बन को ले जा नहीं सकते, है ना? या तो 3 कार्बन को अटैच करोगे तो यही होगा। क्लियर? अब आप देखें इसमें कि इसके रेडिकल कितने प्रकार के मिलने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखें कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में जितने प्रकार के कार्बन होते हैं उसी प्रकार से उसके रेडिकल मिलते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ कार्बन की बात करें, इस कार्बन को देखें, इस कार्बन में 3 तो हाइड्रोजन अटैच है और एक आपका 2 कार्बन का एथिल समूह अटैच है। ये एथिल रह गया ना ऊपर वाला, तो एक तो एथिल अटैच है और 3 हाइड्रोजन अटैच है। इस वाले कार्बन को देखें तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और इधर से देखें तो एथिल अटैच है। मतलब इसके 4 ग्रुप और इसके 4 ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो सिमिलर है। पर बीच वाले को देखें, इसके 2 हाइड्रोजन है और 2 तरफ क्या जुड़े हुए हैं? मेथिल जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इसमें ये और ये सिमिलर है और ये आपका अलग होगा। तो एक प्रकार तो ये हो गया और दूसरा प्रकार ये हो गया। इसका मतलब इसमें 2 प्रकार के कार्बन मौजूद है, प्राइमरी मौजूद है और एक सेकेंडरी कार्बन मौजूद है। तो इसके रिजल्ट भी क्या होंगे आपके? अगर यहाँ से हाइड्रोजन जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन जाता है तो एक प्रकार का रेडिकल मिलेगा, पर यहाँ से जाता है तो रेडिकल चेंज हो जाता है ना? तो इसके रेडिकल कौन से मिलेंगे? पहला आपका रेडिकल होगा CH3, CH2, CH2। यहाँ से जाए चाहे इधर से जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? रेडिकल को प्रोपिल कहा जाएगा। किंतु यह प्रोपिल कौन सा कहलाएगा? एन प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल। क्या कहलाएगा? नॉर्मल। ठीक है ना? अब मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूँ, इसको समझाने के बाद नॉर्मल, आइसो और नियो क्या होते हैं, तो ये सारे रेडिकल में समझ में आ जाएंगे। तो ये नॉर्मल है और कौन सा होगा? 1 डिग्री होगा, प्राइमरी मूलक होगा। फिर बीच से जाता है तो CH3, CH3 और यहाँ से चला गया, इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं CH3, CH3। तो ऑर्गेनिक में एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर्मूले को किसी भी रूप में लिखा जाए तो आप फॉर्मूले को देख कर इमेज ना बनाएं। इमेज बनाना अगर चालू कर दिया कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, तो मामला बिल्कुल गड़बड़ होने वाला है। आपको उसका क्लियर क्यों है उस पॉइंट को देखना पड़ेगा। तो सेकंड से जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से, ये भी वही चीज़ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल। इसको क्या कहेंगे? आइसोप्रोपिल। ओके। और आइसोप्रोपिल में ये कौन सा होगा? आपका सेकेंडरी होगा, यानी कि 2 डिग्री रेडिकल होगा। तो मेथेन से 1 मूलक मिलेगा, एथेन से भी 1 मूलक मिलेगा, पर प्रोपेन से आपको 2 मूलक मिलेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ कार्बन यहाँ पर दोनों प्रकार एक है, ये एक ही है। इसमें 3 कार्बन है जिसमें 2 एक तरीके के और तीसरा अलग तरीके का है, सेकेंडरी है। तो उससे सेकेंडरी मूलक आपको मिल जाएगा। तो एक तो होगा प्रोपिल और एक होगा आइसोप्रोपिल। ओके, ये आपके हो गए 3 कार्बन तक के। क्लियर है? तो अब आप इसको उतार लें। अब लेते हैं अपन 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन C4 हो जाएगा और C4 के साथ क्या लगेगा? H10। ब्यूटेन से है। ठीक है। अब 4 कार्बन वाले कंपाउंड को अपन क्या करते हैं? ओपन करते हैं। CH3, CH2, CH2, CH3। एक तो सीधा सीधा श्रृंखला में। क्लियर? तो ये कहलाएगा एन ब्यूटेन नॉर्मल। जिसमें कोई ब्रांच ना हो उसको क्या कहा जाएगा? नॉर्मल। इसको एक तरीका और लिखा जा सकता है, देखो CH3, CH, CH3 और CH3 लिख सकते हैं ना। एक कार्बन नीचे की ओर आ गया। तो ये तो था अनब्रांच और ये क्या हो गया? ब्रांच। दोनों में ही वही है, C4H8, C4H8।
H10 सॉरी, है ना, बराबर है। अब यहाँ देखिए पहले कि N और इसको क्या कहा जाएगा, आइसोब्यूटेन, जिसमें ब्रांच आ जाती है उसको क्या कहा जाता है, आइसो। अन ब्रांच को कहते हैं नॉर्मल, और जब ब्रांच होती है तो उसको क्या कहा जाता है, आइसो। फर्स्ट से सेकंड कार्बन से जब कोई ब्रांच निकल जाती है तो वो क्या कहलाता है, आपका आइसो कहलाएगा। तो ये आइसोब्यूटेन हो गया, नॉर्मल आइसो, ठीक है ना। एक और होगा नियो, तो जब एक ही कार्बन से क्या होती है, दो ब्रांच कार्बन की निकल जाती है तो वह नियो होगा। यानी कि जब आपका सिंपल सा इस तरह का कंपाउंड है तो ये आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल, और अगर इस तरह का कंपाउंड है तो ये क्या कहलाएगा, आइसो, और अगर इस तरह का कंपाउंड है तो ये क्या कहलाएगा, आपका नियो। यानी कि पूरी ही अनब्रांच अगर आपकी सीरीज है हाइड्रोकार्बन की तो वह कहलाएगा नॉर्मल। इसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल। जब आपका फर्स्ट से सेकंड से या इधर से सेकंड से निकल जाता है तो ये क्या कहलाएगा, आपका आइसो। और जब आपका एक ही कार्बन से दो कार्बन की ब्रांच अटैच हो, तो जब ऐसा कार्बन हो जिसमें क्वार्टेट कार्बन होना चाहिए, इसमें कौन सा कार्बन है, क्वार्टेट कार्बन, इसमें कौन सा कार्बन है, टर्सरी, और इसमें कौन सा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। 1 और 2 डिग्री मिलेंगे। तो जब केवल 1 और 2 डिग्री है तो नॉर्मल होगा, और जब उसके अंदर टर्सरी कार्बन आ जाता है तो वह क्या कहलाएगा, आपका आइसो, और जब उसमें क्वार्टेट कार्बन होता है तो वह क्या कहलाएगा, आपका नियो कहलाएगा। बोलो रहे, समझ में आया, आसान है। तो यहाँ पर ये क्या है, नॉर्मल है, और यहाँ पर आपका टर्सरी कार्बन आ चुका है, ब्रांच हो चुकी है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आइसो। क्या इसमें दो ब्रांच निकाली जा सकती है, तो नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि एक कार्बन और चाहिए आपको। तो यहाँ पर आपके दो फॉर्म में मिलेगा आपको ब्यूटेन, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। अब आप देखें नॉर्मल ब्यूटेन में कितने रेडिकल मिल सकते हैं, आपको चेक करें। तो टाइप्स ऑफ कार्बन जितने होंगे, तो ये आपका कौन सा है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये सेकेंडरी। इस कार्बन में देखें आप, एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और एक प्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है। इससे किन से जुड़ा है, 3 कार्बन का सेचुरेटेड समूह जुड़ा हुआ है। तो 3 तो हाइड्रोजन और एक प्रोपिल समूह। इधर देखें, यहाँ पर क्या है, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन है और प्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों ही कार्बन क्या है, एक ही प्रकार के हैं, सिमिलर है। यहाँ पर इनको देखें, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, एक तरफ 2 कार्बन का एथिल समूह है, एक तरफ मेथिल समूह है। समझ में आ रहा ना, जैसे 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक तरफ मेथिल है और एक तरफ एथिल समूह जुड़ा हुआ है, नजर आ रहा है। अब इधर देखें इसको, तो इसके पास भी क्या है, 2 तो हाइड्रोजन है, एक तरफ मेथिल है और एक तरफ एथिल है। 2 हाइड्रोजन है, एक तरफ मेथिल है, एक तरफ एथिल है। इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, सिमिलर है, सेम है। तो जब सेम कार्बन होता है तो उसका एक ही प्रकार का मूलक मिलेगा। तो एक यहाँ से निकले या यहाँ से निकले तो एक प्रकार का मूलक, यहाँ से निकले और यहाँ से निकले तो दूसरे प्रकार का मूलक होगा। तो दोनों मूलक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो एन ब्यूटेन के 2 मूलक मिलने वाले हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ से हो चाहे इधर से हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और सेकंड जो रेडिकल है वो कौन सा मिलने वाला आपको, CH3 CH2 CH, यहाँ से निकल गया और ये आपका CH3। ठीक, मैंने कहा इसको आप यू भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH CH3, ये एक ही बात। तो ये आपका एक हो गया, ये दूसरा हो गया। अब चाहे 2 बच रहे हैं, यहाँ से निकले तो ऐसा ही मिलेगा और यहाँ से निकले तो ऐसा मिलेगा। तो 2 प्रकार के आपके क्या है, रेडिकल है। अब ये चूंकि नॉर्मल किससे मिला है, ब्यूटेन से, तो इसको क्या कहा जाएगा, एन ब्यूटिल, है ना, इल लगा देंगे। तो ब्यूटेन सबसे पहले कितने कार्बन का रेडिकल है, 4 कार्बन का। 4 कार्बन में कौन सा है, सेचुरेटेड। ये देखने का तरीका होगा कंपाउंड में कि सबसे पहले आप देखें जो भी संयोजकता छूट रही है, जिससे कोई फंक्शन ग्रुप जुड़ा है, उस पर हाथ रख दें, बाकी के पार्ट को देखें तो कुल कितने कार्बन है। तो यहाँ नजर आ रहा है कि 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, ब्यूट। ब्यूट के बाद आप देखेंगे क्या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो आपने देखा कि सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन है। और ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या मिला आपको, ब्यूटिल। तो ये हो गया ब्यूटिल, और कोई ब्रांच नहीं है इसमें, इसलिए क्या कहलाएगा, एन ब्यूटिल। अब यहाँ देखें, इसमें भी कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन इसको भी अगर एन ब्यूटिल कहेंगे तो दोनों में डिफरेंस आना चाहिए। तो ये डिफरेंस क्या होगा, इसको एन न कह के क्या कहा जाएगा, ब्यूटिल तो कहा जाएगा। पर ये कौन सा है, एक कार्बन है जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन जहाँ से संयोजकता फ्री है वो सेकेंडरी है, इधर से भी जुड़ा हुआ, इधर से भी जुड़ा हुआ। ये प्राइमरी है, 1 डिग्री है। ये कितने से जुड़ा हुआ, 1 और 1 2 से। तो ये क्या कहलाएगा आपका, सेकेंडरी ब्यूटिल। आइसो नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें ब्रांच नहीं है, ठीक है ना। कि प्रोपेन वाले केस में एक एक्सेप्शन मान ले कि वहाँ ब्रांच बनती ही नहीं है, इसलिए उसको आइसो कहा है। जबकि यहाँ पर अब आपकी ब्रांच बन सकती है, ठीक है ना, क्योंकि एन प्रोपेन होता है,
आइसोप्रोपेन नहीं होता है, प्रोपिल हो सकता है, तो आइसोप्रोपिल है ही नहीं, तो इसलिए वहाँ पर आइसो का प्रयोग जरूर किया है लेकिन ब्रांच नहीं है। केवल मात्र एक 3 कार्बन के अंदर आपको एक्सेप्शन मिलेगा, बाकी यहाँ पर अब आपको ब्रांच मिलती है तो आइसो होता है। तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटिल। तो सेकेंडरी क्या होता है, नॉर्मल से निकलेगा और कहाँ से होगा, एक आपका संयोजकता जहाँ से फ्री हो वो 2 कार्बन से अटैच हो, तो ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी ब्यूटिल। अब आ जाते हैं इसमें, पहले देखें टाइप्स ऑफ कार्बन। CH3 ये समूह जुड़ा हुआ है, CH3 3 कार्बन का समूह जुड़ा हुआ है, CH3 3 कार्बन का सेम समूह जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये भी एक प्रकार के ही है, तीनों तीनों एक टाइप के हैं। और ये आपका जो है अलग प्रकार का है, इससे 3 हाइड्रोजन और 3 कार्बन जुड़े थे, इससे 3 हाइड्रोजन 3 कार्बन, इससे भी 3 हाइड्रोजन और 3 कार्बन, पर इससे 3 कार्बन और 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये डिफरेंट है, तो ये सेकंड टाइप होगा। तो इससे आपको कितने मिलेंगे, 2 प्रकार के रेडिकल, यहाँ से हाइड्रोजन निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, वो एक ही प्रकार होगा। तो CH3 CH CH3 CH2 और ये हाइड्रोजन निकल गया। ओके, अब ये क्या है, आइसो है, मैंने बताया ब्रांच आ गई इसमें, तो इसको क्या कहेंगे, आइसो ब्यूटिल। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, नॉर्मल है, ये क्या कहलाएगा, आइसो है, पर टाइप्स ऑफ रेडिकल कौन सा होगा, प्राइमरी होगा, पर ये है कौन सा, ब्रांच है, तो आइसो ब्यूटिल। और कौन सा है, प्राइमरी, क्यों, क्योंकि ये एक कार्बन से अटैच है, और एक वहाँ से निकलता है CH3 और ये CH3 और ये हाइड्रोजन यहाँ से चला गया बीच वाले से, तो ये कौन सा हो गया अब आपका, टर्सरी, 1 से 3 निकले हुए, तो इसको क्या कहेंगे, टर्सरी ब्यूटिल। और ये कौन सा होगा, 3 डिग्री होगा। तो 4 कार्बन का अगर एल्केन है तो उसमें आपको 4 प्रकार के रेडिकल नजर आएंगे, एक तो होगा नॉर्मल, एक होगा सेकेंडरी, एक होगा आइसो और एक होगा टर्सरी। आइसो के 2 मिलने वाले हैं, यहाँ से निकले तो आइसो और यहाँ से निकले तो टर्सरी, और इसमें 2 मिलने वाले हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी को क्या कहेंगे, एन ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल, इसको सेकेंडरी ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल, इसको आइसो ब्यूटिल और इसको टर्सरी ब्यूटिल कहा जाएगा। ओके, समझ में आ गया, चलो इसको उतार लो, मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं लास्ट 5 कार्बन वाले को। ओके, तो 5 कार्बन पे चलते हैं। पाँच कार्बन का एल्केन जब होगा तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, C5H12 CnH2n+2, तो n बराबर 5, तो क्या हो जाएगा, +2 लगाएंगे तो 12 हो गया। चलो अब इसके कितने प्रकार के आपके पेंटेन के फॉर्म मिल सकते हैं, तो एक तो आपका पूरा सीधा CH2 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 CH3। ओके, क्लियर है, सीधी ब्रांच। अब एक मिल सकता है इसमें CH3 CH2 CH2 CH3 और एक को मैंने ब्रांच बना दिया, तो ये हो गया ब्रांच वाला। ये तो हो गया एन पेंटेन, मैंने बताया ना जिसमें कोई ब्रांच नहीं हो उसको क्या कहा जाएगा, नॉर्मल। जिसमें एक ब्रांच आ जाती है उसको क्या कहेंगे, आइसो पेंटेन। और इसमें एक चीज़ और लाई जा सकती है, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, CH3 CH3 CH3, हो गए 3 फॉर्म। और मैंने कहा एक ही कार्बन से जब 2 निकल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नियो, और फिर 5 कार्बन है तो पेंटेन। ओके, 3 प्रकार के आपके पेंटेन हो सकते हैं, अनब्रांच, सिंगल ब्रांच और डबल ब्रांच, आइसो, नियो और नॉर्मल। कंप्लीट। अब देखते हैं इनसे कितने रेडिकल मिल सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कार्बन कहाँ है, समझ में आया, 3 हाइड्रोजन 4 कार्बन का सैचुरेटेड ग्रुप, 3 हाइड्रोजन 4 कार्बन का सैचुरेटेड ग्रुप, यानी कि ये नंबर 1 टाइप के दोनों समान है। फिर सेकंड को देखते हैं, 2 हाइड्रोजन 1 मेथिल और 1 प्रोपिल, 2 हाइड्रोजन 1 मेथिल और 1 प्रोपिल, तो ये 2 नंबर पर है, और ये आपका तीसरा अलग है, दोनों तरफ एथिल है। तो इसे कितने मिलेंगे आपको, 3। तो 3 रेडिकल बना लेते हैं, CH3 CH2 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 एंड CH2 और 1 निकल गया, ये 1 नंबर। अब दूसरे नंबर को देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ से निकाला मैंने, इसको नीचे ले लिया, ये आपका हो गया सेकंड।
और एक और है CH3CH2CH, यहाँ से निकाल लिया तीसरे वाले से, और ये हो गया CH2CH3। बन गए 3। क्लियर? अब इनको देखें, मैंने बताया इसमें कोई ब्रांच नहीं है, नॉर्मल है, पेंटिल है। नॉर्मल पेंटेन से क्या कहलाएगा? ये नॉर्मल पेंटिल। आइए समझ में, नॉर्मल पेंटिल। 5 कार्बन देखेंगे पहले तो पेंट है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो पेंटेन है। पेंटेन से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो पेंटिल है। पेंटिल में कोई ब्रांच नहीं आ रही, इसलिए इसको नॉर्मल पेंटिल कहा गया है। और ये कौन सा रेडिकल होगा? 1 डिग्री। अब आ जाते हैं इसमें, 5 कार्बन है, कोई ब्रांच नहीं है, सेकंड से निकल रहा है तो सेकेंडरी। यहाँ पर भी आपके 5 कार्बन है, कोई ब्रांच नहीं है, सीधा चल रहा है, यहाँ से लेके यूँ चले गए, कोई ब्रांच नहीं है, ये भी आपका सेकेंडरी है। तो अब इसको भी सेकेंडरी कहेंगे और इसको भी सेकेंडरी पेंटिल कहेंगे। तो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर क्या होता है कि जब 2 सेकेंडरी पोजीशन होती है तो इसको कहा जाता है सक्रिय एक्टिव सक्रिय पेंटिल, एक्टिव पेंटिल। और ये होगा 2 डिग्री, और इसको कहा जाएगा सेकेंडरी पेंटिल, ये भी होगा 2 डिग्री। जब 2 आपको पोजीशन मिल जाती है तो वहाँ पर फर्स्ट कार्बन से जस्ट सेकंड वाले पर जब फ्री संयोजकता होती है तो उसको कहा जाता है सक्रिय या एक्टिव पेंटिल, और ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी पेंटिल। इसको एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल भी कहा जा सकता है, सक्रिय द्वितीयक पेंटिल, और ये कहलाएगा आपका द्वितीयक पेंटिल। ओके, अब आ जाओ आप सेकंड वाले में, जो कि आइसोपेंटेन के मूलक हैं। यहाँ पर ये देखें, 3 कार्बन और 4 का ग्रुप है, ठीक। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 4 का कार्बन का ग्रुप है, 1 2 3 4, ये सिमिलर है, तो ये 1 नंबर, ये 1 नंबर हो गया, दोनों बराबर है। इसको देखिए, इसके 3 हाइड्रोजन है पर एक तरफ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? 4 है, लेकिन इसमें जो 4 लगे हुए थे वो अलग पोजीशन थी, इसमें जो 4 लगे हुए वो ब्रांच है, तो ये आपका सेकंड टाइप का, और ये आपका थर्ड टाइप का होगा, और ये आपका 4 टाइप का होगा। तो कितने मिलेंगे इसमें? 4 प्रकार के रेडिकल मिल सकते हैं। ये और ये सेम है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। ओके, अब इनके 4 रेडिकल देखें, CH3 CH2 CH3 CH2, यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, एक हो गया। सेकंड कहाँ से निकालते हैं? इस जगह से, CH, इसको मैं उधर ले लूँ, CH3 उल्टा कर रहा हूँ। इसके बाद क्या है? CH2 और ये CH2 और ये निकाल लिया, कंप्लीट। अब इसके बाद CH3CH इससे निकाल रहा हूँ, ओके। CH ये निकल गया, और यहाँ हो गया आपका CH3 और CH3। इसको और भी लिखा जा सकता है, लिखने के तरीके में आप इसको इधर ले लें तो सीधा हो जाएगा CH3 CH, और यहाँ पर क्या है गया आपका CH3, एक ही चीज़ है दोनों, देख लें आप। इस कार्बन को मैंने क्या किया, केवल इधर टर्न कर लिया, उल्टा कर लिया, हो गया। और एक और है आपके पास CH3 CH2 C, इस वाले से चौथे वाले का रेडिकल CH3 और ये निकल गया। तो एक रेडिकल तो मिल गया ये, दूसरा मिल गया ये, तीसरा मिल गया ये, और चौथा मिल गया ये। अब नाम देखते हैं। आइसो से निकला है, पेंटेन है, तो इसको क्या कहा जाएगा? आइसो। इसको क्या कहा जाएगा? आइसो पेंटेन। समझ में आ गया? अब ये भी आपका आइसो ही है ना। लेकिन अब यहाँ पर इनमें आपका जो कन्फ्यूज़न होता है उसको दूर करने के लिए क्या कि लिखा जाता है, यहाँ पर आपका 1 2 3 4, तीसरे नंबर पर क्या है? मेथिल है, तो इसको लिखा जाएगा 3 मेथिल, हो गया ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल बन गया है। तो रेडिकल के जनरली नाम 4 कार्बन तक ठीक है, 5 के बाद और 6 के बाद काफ़ी सारे रेडिकल मिलने लग जाते हैं जो सिमिलर नज़र आते हैं, कई सारी स्थितियाँ बनती है, फिर वहाँ पर IUPAC का यूज कर लिया जाता है। ओके, उसके बाद आपका ये, इसको देखें, ये भी क्या है आपका 2 ब्रांच निकल रही है। पहले इसको देख लीजिए, कौन सा है? प्राइमरी है। ये कौन सा है? प्राइमरी है, 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अब इसकी बात करें तो ये भी आपका क्या है? सेकेंडरी है,
सेकेंडरी है ना, और सेकेंडरी में कौन सा हो गया, ये तो आपका 2 से निकल रहा है, इसलिए सेकेंडरी है, और सेकेंडरी में कौन सा है, आइसो है। तो इसको क्या कहेंगे अपन, चाहे इसको इधर लिखते हैं तो आप पहचान लोगे, ये देखो ये आपका सेकेंडरी है, और सेकेंडरी में कौन सा है, आइसो है, तो इसको लिखा जाएगा सेकेंडरी आइसो पेंटिल। ये तो हो गया आपका सेकेंडरी, और कौन सा है, आइसो पोजीशन पर है, तो सेकेंडरी आइसो पेंटिल। और ये आपका नज़र आ रहा है लास्ट टर्सरी पेंटिल, 5 कार्बन है और टर्सरी पोजीशन है, तो इसके कितने रेडिकल हो गए आपके, 4 हो गए, आइसोपेंटेन 3 मेथिल ब्यूटिल, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, ये IUPAC में दिया गया है क्योंकि सिमिलर चीज़ है, और फिर आपका ये हो गया सेकेंडरी आइसोपेंटिल और टर्सरी पेंटिल। क्लियर है, ये आपके 5 कार्बन तक के सारे ही क्या थे, रेडिकल थे। ओके, चलो इसको उतार लो। अब मैं वापस ब्रीफ में आपको बता देता हूँ एल्केन के मूलक के बारे में। सबसे पहले एक कार्बन का था CH4, CH4 से क्या मिला आपको, CH3, इसको क्या कहा, मेथिल, मेथेन से बना ना तो मेथिल। दूसरा था CH3 एथेन, ये मेथेन था, मेथेन से आपको क्या मिला, CH2 एक ही प्रकार का, और इसको क्या कहा, एथिल। ओके, फिर आपका 3 कार्बन में आपको 2 मिले, CH2 एन प्रोपिल, और एक और मिला CH3 और यहाँ से निकला आइसोप्रोपिल। ओके, फिर आपके 4 कार्बन थे, CH3, इससे आपको मिले 2, CH2 एन ब्यूटिल, नॉर्मल था ना 1 डिग्री। फिर आपका एक और मिलेगा इससे, और एक और कौन सा होगा, CH3 यहाँ से निकला, और ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटिल। हो गए। फिर आपके 5 कार्बन थे, इसका एक और फॉर्म था CH3, इससे भी आपको 2 मिले, एक था CH2, एक, और एक मिला CH3 और यहाँ से एक निकल गया, तो इसको तो कहा आइसो ब्यूटिल और इसको कहा टर्सरी ब्यूटिल। ओके, और 5 कार्बन के लिए हमने क्या लिया था, तो मैं जनरल चीज़ बता दूं, एक तो था आपका ये CH3, इसमें जनरल 2 चीज़ें नज़र आएगी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसके 2 मूलक कौन से थे, CH2, ये कहलाएगा एन पेंटिल। ओके, सेकंड यहाँ से निकले CH3 और यहाँ से निकल गया, तो ये कहलाएगा एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल। और एक बच गया बीच वाला, तो ये कहलाएगा CH3, यहाँ से निकला CH2, ये कहलाएगा सेकेंडरी पेंटिल। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद एक और स्थिति थी इसकी, ये 5 के हो गए, एक इससे निकलेगा CH3, CH2, यहाँ से आप जनरल 2 बता रहा हूँ मैं, CH3, CH2, यहाँ से निकल गया, तो ये कहलाएगा आइसो पेंटिल। ठीक, यहाँ से निकल गया आइसोपेंटिल, यहाँ से निकलेगा तो भी क्या होगा, आइसोपेंटिल। फिर आपका CH3
CH3 यहाँ से निकल गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, आइसोपेंटिल और सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी आइसोपेंटिल। ओके, और एक लास्ट वाला बता देता हूँ मैं आपको, जो ये था CH3 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 CH3, ये है नियोपेंटेन, और इससे एक ही मूलक मिलने वाला है, CH3 CH3 CH3, ये CH2, यहाँ से निकले चारों में से कोई समान है, तो ये कहलाएगा नियोपेंटिल। ओके, ये आपके सारे ही एल्केन के रेडिकल हैं, समझ में आ गया। एक का एक, 2 कार्बन है तो भी एक, 3 में आपको 2 मिलेंगे, नॉर्मल और आइसो, ध्यान रखिए कंपाउंड में 4 है तो आपको 4 मिलने वाले हैं, एन, सेकेंडरी, आइसो और टर्सरी, और 5 में आपको काफ़ी सारे मिलने वाले हैं, तो उसमें मेन नॉर्मल पेंटिल, फिर उसके बाद एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल और सेकेंडरी पेंटिल, और फिर अगर आइसो पेंटेन है, ये तो है आपका एन पेंटेन, एन पेंटेन की रेडिकल है, ये आपका किसका हो गया, आइसो पेंटेन। तो आइसो पेंटेन से आपको 4 मिलेंगे, 1 2 3 और 4, जिसमें जनरली मैं 2 ले रहा हूँ यहाँ पर, आइसोपेंटिल और सेकेंडरी आइसोपेंटिल। ओके, और फिर आपका एक फॉर्म मिलेगा नियोपेंटेन का, तो नियोपेंटेन में चारों एक ही जगह से है, एक ही जैसे है, एक ही मिलेगा, वो कहलाएगा आपका नियोपेंटिल। नियोपेंटिल में कार्बन से कितने निकलेंगे, 2 ब्रांच निकलेगी यहाँ से। ओके, लास्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों ये मैंने आज बताया आपको, रेडिकल स्टार्ट किया है, एल्केन के रेडिकल मैंने आपको करवा दिए हैं। अब मैंने आपको बताया ना, एल्कीन बाकी है, एल्काइन बाकी है, एरोमेटिक बाकी है और कार्बन ऑक्सीजन युक्त बाकी है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपका एल्कीन एल्काइन के रेडिकल लेने वाले हूँ मैं। तो आप सबसे पहले इनको एक बार अच्छी तरह से देख लें, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उनको समझ लें। समझने के बाद मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी बुक, चाहे आपके पास 11th-12th की बुक हो NCERT की, चाहे आपके पास कोई गाइड हो, तो वहाँ पर आपको करना क्या है, केवल आप उन कंपाउंड को देखें और आइडेंटिफाई करें। अब मैंने कहा ना, जहाँ पर आपका फंक्शन ग्रुप या प्रतिस्थापी है उस पर हाथ लगा दें, जैसे ये इस तरीके से है, ये कंपाउंड आपने किताब में देखा है, तो आप इसको हाथ लगा दें, बाकी के बचने वाले के आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कार्बन कितने हैं, तो 4 है, इसका मतलब ब्यूट है। फिर आप बॉन्डिंग देखेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है, तो ब्यूटेन है। ब्यूटेन में कौन सा है, तो आप ब्रांच देखेंगे, आइसोब्यूटेन है, और आइसोब्यूटेन में अब आपका रेडिकल आएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, आइसोब्यूटिल। ये इस तरह से होगा, तो ये हो गया आइसोब्यूटिल एल्कोहल, नाम हो गया इसका। तो आप इस तरह से हाथ लगा लगा के उन सारी चीज़ों पर एक्सरसाइज करके देखें, ठीक है ना। अभी आपको रेडिकल और आगे वाले बताने हैं, कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, ठीक है ना। मैं वहाँ पर आपको बिल्कुल जवाब दूंगा और समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आप GOC के कुछ पार्ट्स को आप समझ लें, रेडिकल समझ में आ गया और फंक्शन ग्रुप की सारणी तैयार है, तो नोमेनकल्चर ईजी वे में हो जाएगा। फिर सिंपल से रूल्स होते हैं, दिमाग में रह जाते हो। मेन प्रॉब्लम जो आती है बच्चों को, वो कहाँ आती है, उस रेडिकल, क्योंकि अधिकांशतः आपको IUPAC जरूर पढ़ी जाती है, पर IUPAC बुक देखेंगे आप तो वहाँ पर IUPAC नेम नहीं है, 1 2 3 कार्बन तक की आपकी स्टडी है, तो वहाँ पर जनरली रूट जो नाम दिए गए हैं उन्हीं का यूज़ किया जा रहा है। तो आपको रूट और IUPAC कम से कम पता होना चाहिए, तभी आप किसी कंपाउंड का फॉर्मूला बना पाएंगे, ठीक है ना। तो वो अपन सीखने वाले आगे, नाम से फॉर्मूला, फॉर्मूले से नाम देना। तो फिलहाल आप स्टेप टू स्टेप चलें, ठीक है, और समझने का कोशिश करें। और इसमें क्या है, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे आप, तो आप आपकी बुक लीजिए, कोई भी आपके पास गाइड है, रिफ्रेशर है, वहाँ उठाइए, और आपको उसमें क्या लिखा उसको नहीं देखना है, केवल आज का काम देखना है। जहाँ ग्रुप नज़र आ रहा है वहाँ पर हाथ रखिए, बाकी की चीज़ को आप क्या करें, समझना चालू करें। क्लियर है। और ये सारे एग्जाम्पल आपको एल्केन के कहाँ मिलने वाले हैं, एल्कोहल के टॉपिक में मिल जाएंगे, एमीन के टॉपिक में मिल जाएंगे, हैलाइड के टॉपिक में मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने CO के ग्रुप को अलग कर रखा है। तो यहाँ से आप उन पर एक्सरसाइज करें, टॉपिक को देखें और उनके नाम दें रेडिकल के, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, एल्कीन एल्काइन के रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, एरोमेटिक रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया होगा, आसान से चलें। जो इस क्लास को आज देख रहे हैं उनको पहले कहाँ से देखना पड़ेगा, GOC फर्स्ट से। तो आप GOC फर्स्ट से देख कर चलें, कहाँ तक आएंगे, 7 तक। आज ये 8वां आपका लेक्चरर था, और इस लेक्चर के बाद आपका 9वां 10वां जो भी चलेगा वो आपका रेडिकल पर ही बेस होगा, ठीक है ना। अच्छी तरह से तैयारी करें, समझें इसको। थैंक यू।